नमस्कार। आज के संपादकीय में हम ये दोनों आर्टिकल पढ़ने वाले हैं। पहला पहला है चीन से अपने कारखाने निकालने की तैयारी में विकसित देश, संकट में छिपे अवसर तलाशे भारत। ये लिखा है संजय गुप्ता जी ने, ये एडिटर है जागरण के। देन कोरोना वायरस इन इंडिया, स्वास्थ्य हेल्थ सेवाओं को प्राथमिकता देने की आवश्यकता, देने का समय। ये लिखा है प्रोफेसर लल्लन प्रसाद ने, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। हम इस दोनों आर्टिकल को अगेन पूरा पूरा पढ़ने वाले हैं और साथ ही साथ इसमें हम वैल्यू एडिशन भी डालेंगे। सी, ये जो तरीका होता है ना, इससे बहुत फ़ायदे होते हैं। हिंदी हमारी अच्छी है, हम ये मानते हैं, पर बोलचाल की हिंदी और जो लिखने में हिंदी इस्तेमाल होती है, दोनों में थोड़ा अंतर होता है। ये जो हिंदी है, ये हिंदी आपको अपने मेंस आप जब लिखेंगे तो आपको ऐसी हिंदी में अपने आंसर्स लिखने हैं। जब आप इंटरव्यू जाएंगे मेंस क्वालिफाई करके, तो आपको इतनी अच्छी हिंदी में वहाँ पर बात करना है। सो इस पूरे एक्सरसाइज का ये ऑब्जेक्टिव है कि हम इस भाषा को, फॉर्मल जो इंग्लिश होती है ना, ऐसी ही फॉर्मल हिंदी भी होती है। जैसे इंग्लिश में ग्रामर होती है, वैसे हिंदी में व्याकरण होती है। इंग्लिश में अच्छी वोकेबुलरी होनी चाहिए, इसमें भी आपका शब्दकोश और जो शब्दों का चुनाव है वो सटीक होना चाहिए। तो इन दोनों के लिए हम ये एक्सरसाइज अभी कर रहे हैं। तो पहला जो आर्टिकल है वो है चीन से अपने कारखाने। चीन में मैन्युफैक्चरिंग है, बिकॉज कल हमने एनसीईआरटी में भी देखा था, चाइना क्या है, मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी है। निकालने की तैयारी में विकसित देश, विकसित मतलब डेवलप्ड कंट्री जैसे कि यूरोप एंड ऑल। संकट में छिपे अवसर तलाशे भारत, ये एक प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में हमें सॉल्यूशंस भी मिल सकते हैं। यहाँ क्या लिखा है, अमेरिका जापान समेत अन्य देश अपने कारखाने इंडस्ट्रीज चीन से बाहर लाने की जो तैयारी कर रहे हैं, वो भारत के लिए एक सुनहरा मौका है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। भारत सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए 3 सप्ताह के जिस लॉकडाउन की घोषणा की थी, उसकी समय सीमा खत्म होने के पहले ही उसे बढ़ाने की मांगे तेज हो गई है। सब ओडिशा, पंजाब आदि कुछ राज्यों ने तो अपने अपने यहाँ लॉकडाउन की अवधि बढ़ा भी दी है। इसको लॉकडाउन एक्सटेंड करने का बात हो रहा है। वाई? बिकॉज अभी भी ऐसा लग रहा है कि हम कोविड-19 को कंटेन नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें ह्यूमन लाइफ, मानव का जीवन बचाने के लिए हमें ये प्रयास करने पड़ रहे हैं। ओडिशा, पंजाब आदि कुछ राज्य सरकारों ने तो अपने अपने यहाँ लॉकडाउन की अवधि बढ़ा भी दी है। प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्रियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी कई मुख्यमंत्री इस पक्ष में रहे कि लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई जाए। मौजूदा हालात भी इसकी ज़रूरत को रेखांकित कर रहे हैं। यहाँ लिखा है कि हमारी हर सोसाइटी के हर पर्सन को इसमें रेस्पॉन्सिबली बिहेव करने की ज़रूरत होती है। जैसे कि हम देखते हैं ना, एक चेन उतनी ही स्ट्रांग होती है जितना उसका इंडिविजुअल लिंक होता है। तो हमारी सोसाइटी भी उतनी ही स्ट्रांग है जितना हम कलेक्टिवली स्ट्रांग है। प्रधानमंत्री ने जब लॉकडाउन की घोषणा की थी, तब देश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 500 के करीब थी। अब ये 8,000 भी पहुंच चुकी है। इसकी एक बड़ी वजह तबलीगी जमात वालों का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार रहा। आंकड़े बता रहे हैं कि देश में कोरोना मरीज की संख्या 1 अप्रैल के बाद तेजी से बढ़ी। ज्ञात हो, इसी समय तबलीगियों को दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित उनके मरकज के बाहर निकाला गया था। उन्हें खुद को अलग अलग रखने की हिदायत दी गई थी, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार करने के साथ ही संक्रमण तेजी से फैला। अब जो समय आ गया है, ये समय जो है हम को अब पीछे मुड़ के नहीं देखना है, हमें आगे देखना है कि अब हम इस कोविड-19 को कैसे डील करें। बिकॉज ये जो कोविड-19 है, ये बिलीव इन राइट टू इक्वालिटी। आपका धर्म, लैंग्वेज, सेक्स, पर्सन, आप अमीर हैं या गरीब हैं, ये कोई डिफ्रेंशिएट नहीं करेगा। आप देखिए, यूके के प्रधानमंत्री से लेके एक साधारण आदमी, हर किसी को इसने अटैक किया है। तो अभी जो समय है वो समय है कि हम एक साथ आए और एक साथ मिलके इस समस्या से लड़ें। देन सघन आबादी में हो अधिक जांच, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। इंडिया में नंबर अभी भी कम है, उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि हमारे यहाँ इनफ टेस्टिंग नहीं की गई है। टेस्टिंग नंबर ज़्यादा होने चाहिए। इसमें हम न्यूज़पेपर में लगातार देख रहे हैं, जो कोरिया का मॉडल है, फिर दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने एक 5T का मॉडल दिया था। इससे क्या हुआ होगा, इससे हमारी टेस्टिंग बढ़ेगी। टेस्टिंग बढ़ेगी तो हमें एग्जैक्ट आइडिया लगेगा और हम कंटेनमेंट उसको कर पाएंगे। तो संक्रमितों की बढ़ती संख्या इसलिए गहन चिंता का विषय है, क्योंकि भारत एक तो बड़ी आबादी वाला देश है, पॉपुलेशन कितनी है हमारी, देन
दूसरा, उसका स्वास्थ्य ढांचा पर्याप्त सक्षम नहीं है। ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है। ये जो कंट्री है जैसे कि यूके, स्पेन या फिर फ्रांस या फिर इटली या फिर यूएसए, अब देखिए इनके यहाँ बहुत अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, बट अब इनकी वेबसाइट पे जाके देखिए, यहाँ पे तकरीबन 1000 लोग रोज़ मर रहे हैं। इमेजिन अगर भारत में ऐसा हो गया तो हमारी स्थिति क्या होगी। और ये ऐसा नहीं है, ये देश के हर जगह पे, विश्व के हर जगह पे इसका इम्पैक्ट हुआ है। चाहे वो यूएसए में आप देखिए या फिर ईरान में देखिए, इसने कोविड-19 ने किसी को नहीं छोड़ा है। चूंकि देश में अपेक्षित संख्या में लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण नहीं हो पा रहा है, इसलिए कोरोना वायरस के संक्रमण की चपेट में आए लोगों की सही संख्या जानने में कठिनाई आ रही है। हैरानी नहीं है कि देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या मौजूदा संख्या से दोगुना हो, क्योंकि हमने टेस्ट ही नहीं किया, हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं पता है। शायद इसीलिए लॉकडाउन अवधि बढ़ाने की मांग हो रही है। यह समय की मांग है कि कोरोना प्रभावित इलाकों और खासकर शहरों में जहां सघन आबादी है, यहां अधिक से अधिक संख्या में लोगों की जांच हो। जरूरी हो तो ऐसे इलाकों में कर्फ्यू लगाकर जांच की जाए। इसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है राजस्थान के एक शहर भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा में बहुत नंबर ऑफ केसेस आए थे, कंप्लीट लॉकडाउन हुआ, टेस्टिंग हुआ, काफ़ी हद तक यहाँ पे सिचुएशन अब थोड़ी कंटेन में नज़र आ रही है। अर्थव्यवस्था को जल्द पटरी में उतारने की चुनौती। कोरोना का कहर देश के साथ दुनिया की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी को भी चोट पहुंचा रहा है। वाई? बिकॉज इकोनॉमी इज नॉट स्लोइंग डाउन, इंस्टेड इकोनॉमी हैज़ कम टू कंप्लीट स्टैंड स्टिल। इकोनॉमी रुक गई है, देश में कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही है इकोनॉमी की। दुनिया का मंदी की चपेट में आना अब एक हकीकत है, ये रियलिटी बन गई है। ये स्पष्ट है कि लॉकडाउन जितना बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था की चुनौतियां भी उतनी ही बढ़ेंगी। लॉकडाउन की घोषणा करते समय भारत सरकार ने उद्योग व्यापार जगत से यह अपेक्षा की थी कि वह अपने कर्मचारियों का मार्च माह का वेतन ना रोके, लेकिन उसके लिए अप्रैल माह के वेतन को लेकर ऐसी अपेक्षा करना कठिन होगा। तो आप सोचिए, कितने सारे लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, डेली वेज वर्कर होते हैं। अगर वो एक दिन काम पे नहीं जाते हैं तो उनको पैसे नहीं मिलते हैं। अगर वो इतने दिन तक काम में नहीं जाएंगे तो उन लोगों को पैसे कैसे मिलेंगे। उद्योग व्यापार जगत की और उससे यह अपेक्षा पूरी किए जाना आसान भी ना होगा, क्योंकि हर कारोबारी इतना समर्थ नहीं है कि वह बंद कारोबार के बाद भी अपने कर्मियों के वेतन दे सके। तो अगेन दे आर नॉट एट फॉल्ट, इनकी भी अपनी खुद की मजबूरियां हैं। इसी कारण लाखों लोगों की नौकरियों पर तलवार लटक रही है। यह स्थिति पूरी दुनिया में है। कोरोना के कहर से निपटने के साथ ही भारत और दुनिया के अन्य देशों को इसकी भी चिंता करनी होगी कि अर्थव्यवस्था को जल्द से जल्द कैसे पटरी पर लाया जाए। तो थिंक इन मल्टी डायमेंशनल, ह्यूमन हेल्थ, देन लॉजिस्टिक्स, देन इकोनॉमी, देन पीपल। कोरोना संकट के समय भारत की भूमिका की पूरे विश्व में सराहना हुई है। यह देखना सुखद है। दिस इज़ वेरी, वी आर फीलिंग गुड, ग्लैड दिस। इस गहन संकट के समय विश्व भारत की और उम्मीद से देख रहा है। इसका कारण प्रधानमंत्री की और से पहले सार्क क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉन्फ्रेंस कोऑपरेशन, इसकी अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी और सार्क फंड बनाने की भी बात हुई है। ये भी हमने पेपर में भी देखा था। फिर भी G20 के जरिए इसके लिए सक्रियता दिखाना रहा कि कोरोना के कहर से मिलकर कैसे निपटा जाए। G20 क्या होता है, ये ग्रुप ऑफ इकोनॉमीज जो अच्छा कर रही हैं, उन्होंने भी अभी सार्क इससे कोविड से लड़ने के लिए अपना कमिटमेंट शो किया है। भारतीय प्रधानमंत्री ने कोरोना से उपजी कोविड-19 बीमारी के उपचार में सहायक माने जाने वाली मलेरिया की दवाई जिस तरह तमाम देशों को उपलब्ध कराई, उससे उनके साथ साथ देश की अंतर्राष्ट्रीय छवि और अधिक निखरी है। तो ये कौन सी पावर कहलाती है, ये हमने काफ़ी हद तक अपनी सॉफ्ट पावर का डिमॉन्स्ट्रेशन किया है। संक्रमण को थामने के लिए युद्ध स्तर पर जुटना होगा, वॉर फुटिंग। विश्व समुदाय भारत की सराहना करने के साथ इस पर भी निगाहें लगाए है कि वह कोरोना संकट से कैसे पार पाता है। स्पष्ट है कि कोरोना के कहर को थामकर भारत एक मिसाल कायम करने के साथ उन उम्मीदों को पूरा कर सकता है जो विश्व समुदाय उससे लगाए हुए है। यह मिसाल तभी कायम की जा सकती है जब संक्रमण को थामने के लिए युद्ध स्तर पर जुटा जाए। चूंकि यह एक कठिन लड़ाई है, इसलिए उसमें आम लोगों का योगदान ज़रूरी है। एवरीबडी शुड कंट्रीब्यूट अपनी कैपेसिटी के अनुसार, अपनी काबिलियत के अनुसार हम लोगों को इसमें कंट्रीब्यूट देना है।
चीन और विश्व स्वास्थ्य संगठन की भूमिका कटघरे में है। कल हमने एक हिंदी में ही संपादकीय देखा था, डब्ल्यूएचओ पे काफ़ी सवाल उठे थे। आज जब विश्व भारत की ओर निहार रहा है, तब यह चीन के साथ विश्व स्वास्थ्य संगठन को कटघरे में भी खड़ा कर रहा है, क्योंकि इस संगठन ने चीन के सुर में सुर मिलाकर दुनिया को समय रहते चेताया नहीं। उसने चीन की गोद में बैठने का जो काम किया, उसके कारण ही उसकी फजीहत हो रही है। यह फजीहत होनी भी चाहिए, क्योंकि उसके कारण दुनिया बहुत गहरे संकट में फंस गई है। बेहतर हो विश्व स्वास्थ्य संगठन को अपनी गलती का एहसास हो, विश्व समुदाय को यह देखना ही होगा कि भविष्य में वह संगठन की तरह काम करे। सो दैट इज़ वाई हम जीएस में भी देखते हैं ना, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रांग रहना चाहिए। इंस्टीट्यूशंस के जो ऑफिसर्स होने चाहिए, उनको डू योर ड्यूटी, अपना काम करना चाहिए बिना पर्सनल बायस, पर्सनल प्रेफरेंसेस। डू योर ड्यूटी। देन वायरस को विश्व में फैलाने को लेकर विश्व समुदाय से खेद व्यक्त करे चीन। हालांकि चीन ने कोरोना वायरस के गढ़ वुहान सिटी है कि लॉकडाउन को ख़त्म करने की घोषणा कर दी थी। 76 डेज़ के बाद ये लॉकडाउन ख़त्म हुआ है, लेकिन इसमें संदेह है कि उसने महामारी बन गई कोविड-19 बीमारी पर वास्तव में काबू पा लिया है। इन दिनों तमाम वैज्ञानिक इसकी पुष्टि कर रहे हैं कि कोरोना वायरस चमगादड़, बैट या फिर पैंगोलिन के जरिए वुहान के लोगों के शरीर में आया और फिर वहाँ से दुनिया में फैला। तो ये सारी डिसीज़ेज़ क्या होती है? ये बेसिकली कोरोना वायरस फैमिली से बिलोंग करती है। इसमें और भी डिसीज़ हैं, लाइक मर्स है, सार्स है, कोविड-19 है, और ये डिसीज़ेज़ कहलाती हैं जूनोटिक डिसीज़ेस। जूनोटिक का मतलब होता है ये एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसफ़र हो रही है। सो कायदे से चीन को अपने लोगों को वन्य जीवों को खाने से रोकने के साथ कोरोना वायरस का संक्रमण फैलाने के लिए विश्व समुदाय से खेद व्यक्त करना चाहिए। एक तो इसके आसार कम है, और दूसरे दुनिया यह स्मरण करने को विवश है कि इसके पहले किस तरह सार्स और H1N1 वायरस के दुनिया पर कहर ढाया था। जैसे आज कोरोना के कारण विश्व अर्थव्यवस्था घुटनों के बल पर आ गई है, वैसे ही सार्स और H1N1 के संक्रमण के दौरान भी उसे बहुत नुकसान उठाना पड़ा। आप बताइए, ये सार्स H1N1 किस ईयर में आए थे? ये पेंडेमिक कब हुआ था? चीन के कारखानों को भारत में लाने का सुनहरा अवसर। अब हम बात करते हैं इकोनॉमी की। चूंकि चीन ना तो लोकतांत्रिक तौर तरीके अपनाने को तैयार है, डेमोक्रेटिक वे नहीं है, और ना ही अपने सामाजिक राजनीतिक व्यवहार को बदलने के लिए, इसलिए अमेरिका, जापान समेत अन्य अनेक विकसित देश अपने कारखाने चीन से बाहर लाने की तैयारी कर रहे हैं। इवन जापान ने तो काफ़ी बड़े स्टेप्स भी लिए हैं। कपल ऑफ डेज हमने ये देखा। यह उचित भी है, क्योंकि इसका औचित्य नहीं है कि चीन दुनिया का कारखाना बना रहे। विकसित देशों की ओर से अपने कारखाने चीन से बाहर निकालने की तैयारी भारत के लिए एक सुनहरा अवसर है। हम ये मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में भी ला सकते हैं। इस अवसर को भुनाने के लिए हर संभव कदम उठाए जाने चाहिए। हम एक स्कीम भी चलाते हैं जिसका नाम है मेक इन इंडिया। यदि विकसित देशों के चीन में स्थापित कारखाने भारत आ सकें, तो इससे देश के आर्थिक भविष्य को कहीं अधिक आसानी से सुरक्षित किया जा सकता है। इकोनॉमी जो होती है ना, इसमें जो इंडिया की इकोनॉमी है, दैट इज़ मोस्टली सर्विस सेक्टर इकोनॉमी, वेयर इज चाइनाज इकोनॉमी इज़ मोस्टली मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी। सर्विस सेक्टर इकोनॉमी तो हमारा स्ट्रेंथ है ही, अलॉन्ग विद इट अगर हम मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी भी इंडिया में इंक्लूड कर लेंगे, सो दैट वुड बी वेरी यूजफुल फॉर अस। सो ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल लिखा है। अब जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है कोरोना वायरस ने इन इंडिया स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता देने का समय है। अभी हमने देखा ना, इंडिया में जो मेडिकल हेल्थ केयर है वो काफ़ी फ्रेजाइल है, वो काफ़ी अच्छी नहीं है। तो अभी ज़रूरी है कि हम अपनी इसको प्राथमिकता दें। स्वास्थ्य सेवाएं होती हैं, इसमें प्राथमिकता दें। किसी भी हमको जान बचानी है सबकी। कोरोना वायरस, और ये आर्टिकल लिखा है प्रोफेसर लल्लन प्रसाद में, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। कोविड-19 ने पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को अव्यवस्थित कर दिया है। बिकॉज इकोनॉमी में क्या हमने पढ़ा है, सर्कुलेशन ऑफ मनी होना चाहिए, मनी सर्कुलेट होना चाहिए। अगर मनी सर्कुलेट नहीं होता है तो इकोनॉमी क्या होती है, कोलैप्स होने लगती है। 2008-9 की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के बाद वर्ष 2020 में पुनः अप्रत्याशित असाधारण आर्थिक मंदी की स्थिति आ गई है। तो 2008 में तो क्या हुआ था, बैंक्स कोलैप्स हो गए थे, लेमन ब्रदर्स एंड ऑल हो गए थे, तो उससे हमारा रिसेशन आया था। बट अब की बार रिसेशन से भी बुरा हो रहा है कि अपनी इकोनॉमी ही काम नहीं कर पा रही है, उसको हमें स्टॉप करना पड़ रहा है। तब दुनिया की वित्त व्यवस्था चरमरा गई थी। आज पूरी अर्थव्यवस्था और मानव जाति का स्वास्थ्य एवं जीवन संकट में है। आज तो हमारी जान के लाले पड़े हैं।
कल कारखाने बाजार बंद हैं, आवागमन रुक गया है, पर्यटन, टूरिज्म, आयात निर्यात, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, आंतरिक विदेशी व्यापार, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट, सब कुछ ठप हो गया है। लॉकडाउन के कारण जीवन ठहर गया है। वर्ष 2008 में मंदी अमेरिका से शुरू हुई थी। वर्ष 2020 का संकट विश्व को चीन की देन है। दुनिया का कोई भी देश बचा नहीं है जहां कोरोना वायरस पहुंचा नहीं है। विकसित देश इससे सर्वाधिक प्रभावित है। भारत में समय रहते कदम उठा लिया गया जिससे क्षति अपेक्षाकृत कम है। ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है अगर अपन लॉकडाउन नहीं लगाते तो आज मैं एक थ्योरी देख रहा था तो ये नंबर जो आज 8,000 है ना, ये करीब 2 लाख के करीब हो जाते हैं इन्फेक्टेड पर्सन। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये क्या होता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अनुसार इससे निपटने के लिए विश्व की जीडीपी होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 10% तक खर्च करना होगा। ये हम आर्टिकल देखा था। जीडीपी का एटलीस्ट 10% हमें इस मेडिकल में लगाने की ज़रूरत है। G20 के सदस्य देशों ने $5 खरब की निधि गठित करने का निश्चय किया है। अब कोरोना जनित कारणों से देश की जीडीपी नीचे जा रही है। अभी ये 5% के आसपास है। विभिन्न रेटिंग एजेंसियों का वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अलग अलग अनुमान है। जहां एशियन डेवलपमेंट बैंक के अनुसार ये 4% तक जा सकती है, वहीं एससीपी ग्लोबल रेटिंग 3.5%, चार्टर्ड बैंक 2.5% का अनुमान दे रही है। यह अनुमान भी इस आधार पर है कि अगली तिमाही में कोरोना का असर कम हो जाएगा और अर्थव्यवस्था पटरी पर आने लगेगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये और हालत ख़राब हो सकते हैं। दिस कुड गो वर्स्ट। शेयर बाजार की हालत आपको पता ही है, पस्त है। शेयर धारकों को लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। इसमें कब और कितना सुधार होगा इस बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। कारखानों की उत्पादन में भारी गिरावट आई है। आईआईपी आवश्यक वस्तुएं बनाने वाले कारखाने जो कुल विनिर्माण का करीब 1/3 हिस्सा है, उसके अलावा कारखानों में या तो वो पूरा लॉकडाउन है या आंशिक रूप से उत्पादन हो रहा है, फुल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन नहीं है। ऑटो उद्योग, ऑटोमोबाइल रोजगार का बड़ा साधन है, वह पूरी तरह ठप है। यातायात सेवाएं बंद है। रेल केवल आवश्यक वस्तुएं ढो रही है। घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद है। मेट्रो स्टेशन पर ताला लगा है। कुछ सरकारी बसों को छोड़कर बस सेवाएं बंद है। होटल, रेस्टोरेंट और टूरिज्म से संबंधित सारे उद्योग और सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हो रही है। खाने पीने और दवा की दुकानों को छोड़कर खुदरा मतलब रिटेल व्यापार नहीं के बराबर रह गया है, जिससे करोड़ों परिवारों की रोजी रोटी चलती है। ये बहुत बड़ा संकट आ रहा है। देन खेतों में फसल तैयार है किंतु किसान उसे अपने घरों तक नहीं ला पा रहे हैं। वाई? बिकॉज वो हार्वेस्ट करें कैसे, उनके पास मशीन्स नहीं मिल पा रही हैं। बिकॉज लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दे आर नॉट एबल टू गेट वर्कर्स, बिकॉज माइग्रेंट वर्कर्स हैव लेफ्ट टू देयर होम। सो सरकारी खरीद पर भी मंडी तक अनाज, सब्जियां, फल आदि लाने की साधनों की कमी है। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं है। सरकारी खरीद भी रुकी हुई है। दैट इज दिस प्रोड्यूसर मार्केट कम। एपीएमसीज भी अभी प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रही हैं। विदेश व्यापार में गिरावट आई है। लॉकडाउन तकरीबन विश्वव्यापी है। आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर बाकी चीज़ों के ऑर्डर नहीं आ रहे हैं। हालांकि इसके कारण व्यापार में घाटे में कमी आई है। विश्व बाजार में कच्चे तेल की कीमत में भी भारी गिरावट हो रही है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक्स में क्या होता है, डिमांड और एक चीज़ होती है सप्लाई। तो डिमांड तो आ ही नहीं रही है बिकॉज कोई काम हो नहीं रहा है, और सप्लाई ये कट नहीं कर रहे हैं। जिससे विदेशी मुद्रा की बचत अवश्य हो रही है। इंडिया के लिए ऑल्दो ये अच्छी बात है, हमारा बहुत सारा पैसा ऑयल खरीदने में ही चला जाता है। तेल का भंडार बढ़ाने का भी अच्छा अवसर आया है। सरकारी राजस्व के अधिकांश स्रोत घटे हैं जबकि खर्च में व्यापक वृद्धि हुई है। एक होता है जिसको हम बोलते हैं गागर में सागर, मतलब कम शब्दों में ज़्यादा बताना। आप इस हैबिट को सीखिए। कम शब्दों में जो आपकी राइटिंग होती है, आप जो बोल रहे हो, कम से कम शब्दों में आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवर करना है। कंसाइज जिसको बोलते हैं ना, प्रिसाइज राइटिंग स्कूल में सीखते हैं हम। ट्राई टू अडॉप्ट दैट। ये आपको बहुत बेनिफिट करेगा जब आप मेंस में आप आंसर लिखोगे, जब आप इंटरव्यू में बोलोगे। आपको सटीक जवाब देना है, जो पूछा जाए केवल उतना आपको आंसर देना है। सरकारी राजस्व के अधिकांश स्रोत यहाँ पे लिखा है। मार्च महीने में जीएसटी क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है। टोटल इतने करोड़ रुपए हुई जो लक्ष्य से कम है। आयकर, कस्टम, टोल टैक्स और सभी राजस्व के स्रोतों में वसूली में कमी आएगी। कोरोना के कारण अर्थव्यवस्था और लोगों के स्वास्थ्य एवं जीवन पर जो भारी संकट आया है, उससे निपटने के लिए सरकार ने 1,70,000 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा अभी की थी। इसके अंतर्गत विभिन्न मदों में खर्च करने किए जाने का प्रावधान है। इसके अलावा अन्य अनेक प्रावधान किए गए हैं जिसमें प्रमुख इस प्रकार है। जैसे गरीबों के लिए 5 किलो गेहूं या चावल, 1 किलो दाल प्रति व्यक्ति 3 माह के लिए। जन धन खाता धारकों को 500 रुपये प्रति माह
प्रति खाता 3 माह के लिए मिलेगा। मनरेगा एमजी नरेगा के श्रमिकों को 182 की जगह 202 दिन प्रति व्यक्ति के हिसाब से उनको पैसे दिए जाएंगे। गरीब और वरिष्ठ नागरिक हैं उनको पैसे मिलेंगे। विधवाओं एवं दिव्यांगों के लिए 1,000 रुपये का अनुदान होगा। प्रधानमंत्री किसान योजना में अप्रैल से मिलने वाले 2,000 रुपये प्रति किसान की किश्त का अग्रिम भुगतान होगा, मतलब पहले ही उसके पैसे आ जाएंगे। ये हम क्यों कर रहे हैं? बिकॉज इनके पास अभी पैसे नहीं मिल रहे, ये काम नहीं कर पा रहे, तो ऐसे में हमें ज़रूरी है कि हम इनको पैसे भी दें और जो एसेंशियल फूड है वो हम इनको प्रोवाइड करें। इसके अलावा लघु एमएसएमई क्षेत्र के उद्यमियों को कारोबार के लिए कर्ज के ब्याज दर में 3% तक की कमी, ये इंटरेस्ट सबवेंशन भी कहलाता है, और इन उद्योगों की परिभाषा में बदलाव किया जा रहा है। अगेन इसकी जो डेफिनेशन है उसमें काफ़ी चेंजेस हुए हैं, वी रेड इट इन द हिंदू न्यूज़पेपर, ताकि अधिक संख्या में यह लोग लाभान्वित हो। करों की अदायगी एवं दिवालिया नियमों में भी कुछ ढील दी गई है। द होल आइडिया इज़ कि हमें लोगों को इस मुश्किल दौर में थोड़ी सहूलियत प्रोवाइड करनी है। लॉकडाउन के कारण नकदी की कमी ना हो और उद्योगों तथा व्यक्तिगत कर्ज बैंक कम दर पर मुहैया करा सके, इसके लिए रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 90 बेसिक पॉइंट की कटौती की है। ये बीपीएस होता है, बेसिस पॉइंट, 90 का मतलब हुआ 0.9% इन्होंने कम किया है। और रेपो रिवर्स रेपो ये दोनों टेंडम में चलती है, एक साथ कम होती है। अगर रेपो और रिवर्स रेपो रेट कम हो रही है मतलब मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ रही है, अगर रेपो और रिवर्स रेपो रेट ज़्यादा हो रही है मतलब लिक्विडिटी एब्जॉर्ब हो रही है, मार्केट से हटा रहे हैं वो। ये इजी मनी पॉलिसी है। अभी कटौती हुई है, सभी कर्जों की अदायगी पर 3 महीने का समय बढ़ा दिया गया है। रिजर्व बैंक ने ये कदम वित्तीय व्यवस्था में 1.37 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी में सहयोग होंगे। कोरोना ने आज स्वास्थ्य क्षेत्र को सरकार की पहली प्राथमिकता बना दी है। इस क्षेत्र की मूलभूत सुविधाएं बढ़ाने के लिए 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस धन का उपयोग अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड, आईसीयू बढ़ाने, वेंटिलेटर क्यों? बिकॉज ये जो कोरोना वायरस होता है इसकी फैमिली होती है, वायरसेस होते हैं, कोविड-19 डिसीज़ है, ये अटैक करते हैं रेस्पिरेटरी, सांस लेने में दिक्कत आने लग जाती है। सो दैट इज़ वाई हम वेंटिलेटर बना रहे हैं। डॉक्टर्स जो होते हैं वो आगे जाके काम कर रहे हैं। अब देखो कितने सारे डॉक्टर्स भी इन्फेक्ट हो गए, अपनी जान पे खेल के वो लोगों को बचा रहे हैं, तो इनके लिए पीपीपी होता है, प्रोटेक्शन इक्विपमेंट। फिर पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट के निर्माण समेत हेल्थ वर्कर्स के प्रशिक्षण हेतु किया जाएगा। निजी क्षेत्र की कंपनियों को वेंटिलेटर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। 40,000 वेंटिलेटर बनाने के ऑर्डर भी दिए जा चुके हैं। यह सब बताता है कि सरकार अब स्वास्थ्य क्षेत्र को गंभीरता से ले रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ हमने देखा कि ये कोविड-19 के अलग अलग डायमेंशंस कैसे हैं। अगर आपको अब इस पे ऐसे लिखने को दिया जाए तो ये लाइन होनी चाहिए आपका ऐसा। जिस दिन आप इस तरीके से लिखना चालू कर देंगे ना, आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे अपन को राइट करना है, कुछ लिख के देना है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इज़ वन थिंग, और जो दूसरा सवाल होता है वो होता है भाषा का। आपकी भाषा कैसी है, अपनी भाषा पे आप ध्यान दीजिए। सो दिस इज़, हमने ये दूसरा आर्टिकल पढ़ा, कोरोना वायरस। इसमें हमने देखा स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता देने का समय है। और ये जो पहला आर्टिकल एडिटोरियल का था, इसमें लिखा था कि हम चीन से अपने कारखाने निकालने की तैयारी में विकसित देश है, संकट में छिपे अवसर तलाशे भारत। तो आज हमने ये दोनों आर्टिकल पढ़े। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड बी सेफ।